हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रो और एक होता है मैग्नेटिज्म। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। और मैग्नेटिज्म की बात करने से पहले हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। तो देखिए, मैग्नेट की जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। लगभग 2500 साल पहले एक चरवाहा था जो कि पहाड़ों पर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और उसने एक लाठी ली थी और उस लाठी के नीचे एक लोहे का टुकड़ा लगा था। और एक पत्थर पर वो टुकड़ा चिपक जाता है, यानी कि वो लाठी जो है वो चिपक जाती है उस पे। तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बार बार ऐसा करता है। और फिर वो देखता है कि वो बार बार उसी में चिपक जा रही है। और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसको एक मैजिकल इवेंट मानते हैं कि वो एक मैजिक हो रहा है, जादू हो रहा है। तो वो जो चट्टान मिलती है उसका नाम था मैग्नेटाइट, और उसी से नाम पड़ता है मैग्नेट। तो मैग्नेट ऐसी वस्तु होती है जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, और जिसकी वजह से जो आयरन होता है या कोबाल्ट होता है या निकिल, इस तरीके की जो धातु होती हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, खींच करके चली आती हैं और उसमें चिपक जाती हैं। और जो मैग्नेट होता है इसमें दो तरीके के पोल्स भी होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसी को आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद बात आती है कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेट का प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है, यानी कि जिस गुण के कारण वो जो पत्थर होता है, वो जो चट्टान होती है, वो जो मैग्नेट होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसी किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उस गुण को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ये गुण आ जाता है कि वो किसी को खींच रहा है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म का गुण आ गया है। तो हम क्या कहेंगे कि वह गुण जिसके कारण एक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और निकिल, कोबाल्ट इस तरीके की जो धातुएं होती हैं उनको अपने तरफ खींचता है या फिर रिपेल कर सकता है। अब ये जो मैग्नेट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं ये नेचुरल में पाए जाते हैं, जिस तरीके से हमने आपको एक कहानी बताई कि वहाँ पर पहाड़ पर एक पत्थर पाया गया, तो इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। और लेकिन ये इनमें क्या होता है कि ये बहुत कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है खींचने की, अट्रैक्ट करने की, वो कम होती है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो तरह तरह से पाए जाते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। तो अलग अलग तरीके के आते हैं और इनके जो खींचने की, अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो मैग्नेट का तीसरा टाइप आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी का गुण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज का हमारा टॉपिक है। आपके सामने यह जो इमेज दिखाई दे रही है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन गया इसको थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण करंट प्रवाहित होती है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और जिसके वजह से इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन को हम अपने राइट हैंड से पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर हम राइट हैंड अपना लाते हैं और उसके अंगूठे को ऊपर की डायरेक्शन में करते हैं, तो जो बाकी की उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसी डायरेक्शन में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होगी। इसी को हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, जिसकी बात अभी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने समझा कि कोई भी तार जिसमें करंट बह रही हो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे कि आप अपने घरों में किसी भी तार को देखेंगे जिसमें करंट बह रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है। तो देखिए, अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। तो इसके पहले जो हमने इमेज देखी थी उसी को फिर से ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वायर को एक कील में ढेर सारा लपेटा गया, यानी कि कई फेरे उसमें लपेटे गए हैं, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो लास्ट पॉइंट था उसको करंट दिया गया है। जब इसमें करंट देते हैं तो सब में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और सब में एक साथ मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ा मजबूत हो जाती है, एक तरीके से उसकी पावर बढ़ जाती है और वो एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके गुण को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक चार्जर चाहिए, और एक आपको, जैसा कि हमने बताया इमेज में दिखाया, कि एक आपको कील ले लेनी है और इस तरीके से आपको इस पे एक वायर जो है लपेट लेना है।
और ये जो एक केबल लेनी है और केबल में यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको जोड़ देना है, और जो छोटे बच्चे होंगे वो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको जोड़ देना है, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि हमने इसमें लगा दिया। और देखिए यहाँ पर हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, देखते हैं कि इसमें ये इसको चिपकता है कि नहीं चिपकता है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें लगाया, और देखिए ये उठ गया इसमें से, और इस साइड से इसको लगाते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ से आ गया, इसमें लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बन जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप मैग्नेट बना सकते हैं, और अगर आप इसको काफ़ी देर तक रखेंगे, मतलब कि लगभग 1 मिनट तक इसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके रखेंगे, तो अभी हम आपको एक जादू दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। इसको हमने निकाल दिया। अब देखिए किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये इसमें कैसा गुण आ गया, इसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट का गुण आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मैग्नेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, ठीक। जिन बातों को हमने आपको समझाया वही बातें इसकी डिफिनेशन में भी होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिफिनेशन आपको दिख रही हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि जब किसी तार को किसी कील पर लपेटते हैं या फिर ऐसे ही हम लपेट देते हैं, जैसा कि आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसमें एक नॉर्थ बनता है और एक साउथ पोल बनता है। तो यहाँ पर करंट का कई सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो हम करंट देते हैं उसका मान ज़्यादा होने पर मैग्नेट जो है ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, और अगर उस करंट का मान कम है तो वीक मैग्नेट बनेगा। और अगर दी जाने वाली करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो जो इसमें पोल बनता है वो भी बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं, प्लस हमने लेफ़्ट की तरफ दिया है और माइनस हमने राइट की तरफ दिया है। तो इसमें पोल इस तरीके से बना है, साउथ और नॉर्थ। लेकिन अगर हम इसको बदल देंगे, एक तरफ माइनस कर देंगे और इस तरफ प्लस कर देंगे, तो इसका पोल भी चेंज हो जाएगा। यानी कि पोल किस पे डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पर। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, चाहे वो नॉर्मल मैग्नेट हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। इसके बाद हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ को याद कीजिए कि जब आप मैग्नेट को किसी लोहे के टुकड़े के पास में ले जाते हैं, तो जब वो पास में आता है तब चिपकता है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर एक मैग्नेट रखा हो और बहुत दूरी पर एक लोहे का टुकड़ा रखा तो उसको चिपक लेता है, ऐसा तो होता नहीं है। जब उसको पास में ले जाते हैं तब उसमें चिपकता है। तो यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक पावर है, उसकी एक फील्ड है, उसका एक क्षेत्र है कि इतने में ही आएगा तभी हम उसको अपने तरफ खींचेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर जो आप मैग्नेट देख पा रहे हैं, इसमें लाइन के थ्रू इनको दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया कि नॉर्थ से निकल करके इसकी जो लाइन्स है वो साउथ में जा रही हैं। तो इन्हीं फील्ड के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, कोई भी आयरन का टुकड़ा आता है, तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक सोर्स के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ, यानी कि जैसे कि आपका निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया या फिर आयरन हो गया, अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें कुछ और बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में दर्शाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ प्रवेश करती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और इस पूरे लूप को कंप्लीट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह कंपास के निडल से पता की जा सकती है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दो कंपैरिजन डायग्राम में देख सकते हैं, एक में यहाँ पर आप जो फील्ड देख पा रहे हैं, जो लाइंस देख पा रहे हैं, वो कम है, तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी चिपकने की, यानी कि अट्रैक्ट करने की, वो कम होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है, यानी कि ढेर सारी फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी।
इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम यह भी समझते हैं कि कैसे दो चुंबक कभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखिए कि जब हम नॉर्थ और साउथ के चुंबक को एक दूसरे के सामने लाते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती हैं। तो पहले चुंबक के नॉर्थ से निकल करके दूसरे चुंबक के साउथ में जाने लगती हैं, और यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन होती हैं अपने आप को हमेशा छोटा बनाने की कोशिश करती हैं, यानी कि खींचती हैं, छोटा करने की कोशिश करती हैं खुद को। तो जिसके वजह से यहाँ पर दोनों चुंबक पर आकर्षण का यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि सेम जो हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ रख दिया या फिर साउथ और साउथ रख दिया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं ये एक दूसरे को अपोज करती हैं, जिसके वजह से इन दोनों के ऊपर फोर्स लगता है और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आई होप आप मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ। तो देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं, जैसा कि आप इसमें एक डायग्राम में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी के बीच में, यानी कि जो फील्ड जा रही हैं इसी के बीच में एक ए एरिया का कोई प्लेन या सतह रखते हैं, तो उस सतह या प्लेन के अंदर से होकर के जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमने वहाँ पर रखा एक एरिया, उसके बीच से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होकर के जा रही हैं उसकी संख्या को काउंट कर लेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब हम समझते हैं कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स का मान यानी कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जिस सरफेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं उसका एरिया, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको ये जो वैल्यू आती है ये फाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनता है कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अगर इसको हम एंगल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर फार्मूला बन जाता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो ये थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमने डायग्राम आपको पहले दिखाया था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये सरफेस होता है, सरफेस का जो नॉर्मल होता है, यानी कि सरफेस पे जो लंब होता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेड लाइन से देख पा रहे हैं, और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, उन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होता है। कहने का मतलब क्या है, सरफेस के नॉर्मल और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रेखा होती है, जो डायरेक्शन होती है, उनके बीच का एंगल जब आप देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये थीटा कहते हैं, ये एंगल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, जिधर इसका नॉर्मल खींचा गया है उधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जा रही है, यानी कि उन दोनों के बीच अभी एंगल कितना है, जीरो का एंगल है। अगर हम इसको बदलते हैं तो फिर ये कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से रख दें, जैसा कि आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसका नॉर्मल है वो इधर की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दूसरे डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये अंतर आता है। तो यहाँ पर आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो एंगल होता है ये सरफेस के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल होता है, क्योंकि इस एंगल का मैग्नेटिक फ्लक्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम में तीन चीज़ें देख पा रहे हैं, तीन कंडीशन देख पा रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो सरफेस का नॉर्मल है उसके बीच का एंगल जीरो है, जिसके वजह से यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सरफेस को टेढ़ा कर दे, इस तरीके से रख दे जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि उस पर लंबवत उसको रहना पड़ेगा। लेकिन जो फ्लक्स है वो सीधे ही जा रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सीधे ही जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स कैसा हो जाएगा, जीरो फ्लक्स हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि उसको किसी एंगल पे रखा गया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तो सीधे ही उसी तरीके से जा रही हैं जैसे कि शुरू में जा रही थी, जैसे कि दूसरे डायग्राम में है। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, टेढ़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका जो नॉर्मल है यानी कि सरफेस का जो लंब है वो भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, उसी के हिसाब से इसका फ्लक्स बनेगा। यानी कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जो बी और ए का मल्टीप्लाई साथ में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा, यानी कि फॉर्मूले से।
इसके बाद फॉर्मूले में क्या-क्या चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा-सा समझिए। इसको हमने पहले भी बता दिया लेकिन फिर से ध्यान से समझिए। जो फाई है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है जिसकी यूनिट टेस्ला होती है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद ए यानी कि सरफेस का एरिया होता है, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं। और थीटा हमने आपको बता दिया कि ये किसके बीच का एंगल होता है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और जो सरफेस का नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल होता है। आइए अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें 3 पेयर्स बने हैं, यानी कि पहले 2 डायग्राम, फिर दूसरे 2 और तीसरे 2। तो 2-2 को देखिएगा, ऊपर के 2 डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होकर के जा रही हैं, वो एरिया दोनों में सेम है, लेकिन एक में डेंसिटी कम है और एक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एरिया तो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है और इसके एंगल में भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चेंजेस किस में हो रहा है? चेंजेस हो रहा है इसके डेंसिटी में, यानी कि पहले में हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कम है और दूसरे में ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा? जिसमें ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एरिया जो है वो सेम है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर एंगल की बात हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरे डायग्राम में, यानी कि इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सरफेस है उसके नॉर्मल और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके दोनों के बीच का एंगल 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। लेकिन दूसरे डायग्राम में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टिल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तीसरे डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि डेंसिटी भी सेम है और एंगल भी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरिया का डिफरेंस आपको दिखाया गया है कि एक में एरिया कम है और एक में एरिया ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जिसमें कम एरिया है उसमें क्या होगा कि फ्लक्स कम जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है 3 बातों पर डिपेंड करता है। किस पे? फिर से समझिए, एक डेंसिटी पर यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर, और एक एरिया पर, और एक डिपेंड करता है एंगल पर। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसकी डिफिनेशन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन होती है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया से होकर गुजरने वाले परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसके कहने का मतलब क्या हुआ। इसकी डिफिनेशन को रट लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हमको समझना भी पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें आप 2 डायग्राम अलग अलग देख पा रहे हैं। इसमें जो एरिया है वो सेम है, इसमें भी एरिया उतना ही है, इसमें भी एरिया उतना ही है, और दोनों का एंगल यानी कि थीटा भी सेम है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है कि एरिया और जो थीटा होता है वो दोनों का सेम होता है, तो जो फ्लक्स लाइन होती है जिसमें ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और जिसमें लाइंस कम होती हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि B = 5/A, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। फ्लक्स डेंसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि उसकी क्षमता यानी कि ताकत कितनी है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया लेते हैं। हमेशा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में यूनिट एरिया को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक यूनिट एरिया लेते हैं और उसके अंदर काउंट करते हैं कि इस एरिया से कितनी फ्लक्स होकर के जा रही है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है।
तो देखिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ा। तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है कि किसी भी सतह से, उसमें ये नहीं कहता कि यूनिट एरिया होना चाहिए, कहता है कि किसी भी सतह से हो करके गुजरने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं उनकी संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया से होकर के जितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों के फॉर्मूले में अंतर है। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू 5/a और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव यानी कि इफेक्ट को दर्शाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आई होप आप मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अच्छे से समझ गए होंगे और इसे याद भी रखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले यह कैसे खोजा गया था और किसने इसकी खोज की थी। तो देखिए कि वैज्ञानिक थे हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिन्होंने 1820 में इसकी खोज की थी और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। इसमें क्या है कि एक तार है जिसके अंदर धारा जा रही है यानी कि डीसी करंट को भेजा गया है और इसके नीचे एक निडल यानी कि चुंबक लगाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है और इस मैग्नेट के मूवमेंट का सीधा मतलब ये था कि कोई और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से हमें यह पता लग पाता है कि एक कंडक्टर वायर जिसके अंदर करंट दौड़ रही है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब ऑस्टन ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इसका डिटेल एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ और बातों को बताया। तो देखिए हम यहाँ पर जिन चीज़ों की बात करेंगे आप उसको राइट में बने डायग्राम से रिलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि करंट की दिशा बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जब करंट की डायरेक्शन ऊपर होती है और जब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट है। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पर, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड तार के चारों ओर सर्कुलर रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे तो सर्कल बना करके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तार के चारों तरफ सर्कुलर रूप में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि तार के चारों तरफ समान दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ समान होती है। जैसा कि हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो सर्कुलर रूप में पाए जाते हैं। तो अगर आप तार के चाहे इधर यानी कि डिस्टेंस बस आप सेम रखें, तार के किधर भी बस डिस्टेंस सेम रहे, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। जैसा कि आप अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे तो जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इस पर भी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों की सेम है। अगर डिस्टेंस आप कम करते जाएंगे, जैसे कि हमारा चौथा पॉइंट है, तार से दूरी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जैसा कि आप इस सर्कल में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगले सर्कल यानी कि जैसे बी वाला सर्कल जो आप देख रहे हैं उस पर देखेंगे तो और कम होगी, सी वाले सर्कल पर और कम स्ट्रेंथ होगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तार से वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके बाद ऑस्टेड ने एक बात और बताई कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बाहर के मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये वायर है, वायर के चारों तरफ क्या है, एयर है। तो एयर में जो डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन अगर इसके चारों तरफ आयरन हो, आयरन यानी कि लोहा हो, तो उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्योंकि एयर में मैग्नेटिक डोमेन कम होते हैं इसलिए यहाँ की फील्ड जो बनेगी वो कमज़ोर होगी। लेकिन अगर उसके बाहर आयरन हो तो उसमें जो फील्ड बनेगी वो मजबूत होगी। ये ऑस्टेड ने बताया। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि राइट हैंड थंब रूल की बात हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में करेंगे, तो वो समय आ चुका है।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब किसी भी कंडक्टर यानी कि तार में हम करंट को देते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, वो डिपेंड करती है कि करंट किधर की तरफ जा रही है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो ये जो बताता है हमारा राइट हैंड थंब रूल बताता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जिस तरीके से है, राइट हैंड लेना है और जिस तरफ करंट जा रही है, करंट तो हम पता कर सकते हैं कि किधर से किधर की तरफ जा रही है, तो करंट की दिशा में हमको अपने थंब यानी कि अंगूठे को करना है और बाकी की जो उंगलियां रहेंगी वो हमको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या है। जैसा कि आप इस दोनों डायग्राम को रिलेट कीजिए, हाथ को और जो यहाँ पर तार बना है इसको रिलेट कीजिए। तो देखिए जो करंट है वो अंगूठे की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो अंगुलियों की डायरेक्शन होगी, जिधर बंद होती है अंगुलियां, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखिए तार को हम बार बार 3D तरीके से बना करके ये तो नहीं दिखा सकते हैं कि करंट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि यहाँ पर जो दूसरा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि तार बना है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में लाइन अलग अलग है, एक के बीच में डॉट लगा है और एक के बीच में क्रॉस लगा है। तो डॉट का अलग मतलब होता है और क्रॉस का अलग मतलब होता है। डॉट का मतलब होता है कि करंट बाहर की तरफ आ रही है, जैसे कि स्क्रीन से निकल करके आपके चेहरे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब होता है डॉट, यानी कि बाहर की तरफ आ रही है। और अगर दूसरे डायग्राम को देखें तो इसमें क्रॉस बना है, क्रॉस का मतलब होता है कि जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि फ़ोन से आपके पीछे तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इन दोनों पॉइंट्स का। अब देखिए यहाँ से हमें दो इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को करेंगे तो जो अंगुलियां होंगी वो किधर की तरफ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं तो उसकी तरफ अंगुलियों को करते हैं, तो जो अंगूठा रहेगा वो आपको करंट की डायरेक्शन बता देगा। जैसे कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यहाँ पर बनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को अपने राइट हैंड की उंगलियों के डायरेक्शन में कीजिए तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ आता है पहले वाले डायग्राम में। लेकिन अगर आप दूसरे डायग्राम में करेंगे, दूसरे तरफ से जो घूम करके आई है मैग्नेटिक फील्ड, उधर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को करेंगे तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि करंट उसमें नीचे की तरफ इस तरीके से जा रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से करंट की भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसी चीज़ को पता करने के लिए एक रूल और है जिसको मैक्सवेल ने दिया था, जिसको कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इन्होंने स्क्रू के हिसाब से इस रूल को दिया था। यहाँ पर आप एक डायग्राम देखिए, कंपैरिजन डायग्राम है। यहाँ पर आप एक स्क्रू देख पा रहे होंगे और स्क्रू को जब हम स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस से घुमाते हैं तो मान लीजिए कि अगर वो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो जिस डायरेक्शन में हम उसको घुमा रहे थे वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कहने का क्या मतलब हुआ, जिससे कि दोनों डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें देखिए धारा नीचे की तरफ जा रही है और जब हम इसको घुमाते हैं तब भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हमने इसको घुमाया, जब यह नीचे गया तो वही डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगर मान लीजिए कि इसको हम उल्टा घुमाते तो ये ऊपर की तरफ जाता, तो ऊपर की तरफ जाना मतलब कि यह कह रहा है कि जो धारा है अगर यह ऊपर की तरफ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगी। जैसा कि आप इस दूसरे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये नीचे की तरफ आगे बढ़ता है और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसके आगे बढ़ने की दिशा करंट की दिशा होती है और घूमने की दिशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसके बारे में जाना, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जाना, उसकी कई प्रॉपर्टी के बारे में जाना। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये आपको काम करने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर, और हम इसमें बात करेंगे कि जब दो कंडक्टर होते हैं और दोनों को पैरेलल रखा जाता है तब हमको क्या देखने को मिलता है।
तो देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनको पैरेलल दो तरीक़ों से रखा जा सकता है। यानी कि कंडक्टर में दोनों में जो करंट की डायरेक्शन हो वो सेम हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में बह रही हो, तो उनके बीच अट्रैक्शन का फ़ोर्स लगता है। और अगर उनकी डायरेक्शन अपोज़िट हो तो उनके बीच रिपेल करता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कारण को ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, जब किसी कंडक्टर में करंट बहेगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसा कि आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर यह डायग्राम 3D में है, इसको हम 2D में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हम इसके पहले क्रॉस और डॉट को देख रहे थे, उसी तरीके से हम इसको पहले 2D में देखते हैं। वहाँ पर समझते हैं कि आखिर में क्या हो रहा होता है जिसके वजह से अट्रैक्शन आता है और जिसके वजह से रिपल्सन आता है। तो देखिए दोस्तों, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो उसमें बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पर ये सर्कल ना कंप्लीट करके बल्कि दूसरे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसमें जुड़ जाता है और वहाँ से अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जुड़ जाती हैं। और हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि अपने में आपस में इसको छोटा करना चाहती हैं, खुद को ये छोटा बनाना चाहती हैं। तो जब ये एक दूसरे को खींचती हैं छोटा बनाने के लिए, तो जो दोनों कंडक्टर होते हैं वो आपस में एक बल का अनुभव करते हैं, यानी कि दोनों की तरफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन यही बात करें अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन उल्टा हो जाती है, जिसके वजह से ये आपस में जुड़ने के बजाय एक दूसरे से दूर भागते हैं। और कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलता है। और यह दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को खुद से दूर भगाते हैं। चलिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उस 3D डायग्राम को मिला करके एक इमेज बनाते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वायर है और उसके बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दिखाई गई है। और जिसमें दोनों जो करंट है वो डायरेक्शन सेम है, उसमें दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ी हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और जो दोनों वायर है वो एक दूसरे की तरफ चिपका हुआ है। और दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन उल्टी डायरेक्शन में है, जिसके वजह से एक दूसरे से जुड़ नहीं रही हैं बल्कि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, जिसकी वजह से तार देखिए थोड़ा सा फैल गया है। तो इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम पैरेलल कंडक्टर में लाते हैं तो क्या असर पड़ता है। अब देखिए, अगर हम इस पहले डायग्राम में इसके ऊपर के सर्किट को पूरा कर देते हैं, जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे थे, तो यहाँ पर एक लूप बन जाता है और हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा टॉपिक हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूप के एक साइड करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और दूसरे साइड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हैं दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, जिसके वजह से लूप की एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल बन जाता है, जैसे कि आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। और हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप लूप में एक फेरा रखते हैं तो भी इसमें नॉर्थ और साउथ बनता है, लेकिन अगर आप इसमें ढेर सारे फेरे लपेट देते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तब पर भी नॉर्थ और साउथ बनता है। अंतर केवल इतना आता है कि जब आप एक फेरे लपेटते हैं तो उसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता है और जब ज़्यादा फेरे करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता है। तो अब इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पता करते हैं कि लूप के किधर नॉर्थ पोल होगा और किधर साउथ पोल होगा। तो देखिए, पहले डायग्राम में आपको ये बताया गया है कि जो करंट है वो किधर से किधर की तरफ आ रही है। तो इसमें हमको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को करना है। तो जो हमारी उंगलियां होंगी मुड़ने वाली, ये हमको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की तरफ आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है कि नीचे से जा कर के ऊपर से निकल रही है। ठीक है, तो नीचे से जा रही है और ऊपर से निकल रही है। तो हमने ये भी समझा था कि जिधर से निकलती हैं और जिधर जाती हैं, तो निकलने वाला हमारा कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें ऊपर की तरफ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और जिधर ये घूम करके जा रही हैं वो क्या होगा, साउथ पोल होगा।
अगर हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अभी तक साउथ पोल था वो नॉर्थ हो जाएगा और नॉर्थ वाला साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि लूप में किधर नॉर्थ पोल बनेगा और किधर साउथ पोल बनेगा। इसके बाद हमारा इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। देखिए, लूप में हम लोग वायर को एक ही जगह लपेटते थे, ढेर सारे वायर को कई फेरों में एक ही जगह लपेटते थे। लेकिन सोलेनाइड में क्या करते हैं, वायर को लपेटते तो हैं लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरीके से हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, उसमें आपने देखा कि हमने किस तरीके से वायर को लपेटा था। तो उस तरीके से जब वायर को लपेटते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। तो जो सोलेनाइड होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह कई ढेर सारी लूप का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरीके से हमने आपको एक सिंगल लूप के अंदर बताया था कि एक तरफ से करंट निकलती है और दूसरी तरफ जाती है, जिसके वजह से एक तरफ करंट और दूसरी तरफ करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और जिसके वजह से इसमें एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बनता है। उसी तरीके से सोलेनाइड में भी क्या होता है, एक तरफ के सभी कंडक्टर से धारा निकलती है और दूसरे तरफ के सभी कंडक्टर में धारा जाती है, जिसके वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सभी जुड़ जाता है और कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, जिसके एक साइड नॉर्थ बनता है और एक साइड साउथ बनता है। नॉर्थ किधर बनेगा, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उधर की तरफ नॉर्थ बनेगा और जिधर जा रही हैं उधर साउथ बनेगा। इसके बाद दो बातें और आती हैं जिसको हम इन दो अलग अलग फिगर से समझते हैं। इसमें आप दो सोलेनाइड देख पा रहे हैं जिसमें करंट दी जा रही है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। लेकिन एक में आप देख पा रहे हैं कि केवल हवा है यानी कि एयर है और दूसरे में एक हमने आयरन का कोर डाला हुआ है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा कि हमने आपको समझाया था कुछ देर पहले कि जो मैग्नेटिक डोमेन होता है वो एयर में कम होता है और आयरन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बीच में आयरन लगा देते हैं, आयरन डाल देते हैं, तो यहाँ पर बनने वाले पोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पोल्स बने वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हों। तो हमने आपको जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था वो एक तरीके का सोलेनाइड ही था। उसके बीच में हमने एक कील डाली थी जो कि आयरन की थी, ताकि जो उसके पोल हों, जो नॉर्थ और साउथ पोल हो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और जो छोटे छोटे लोहे के कण थे, पार्टिकल थे, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, आपने इस तरीके के मोटर और ट्रांसफार्मर देखे होंगे। यहाँ पर जो कॉइल किया जाता है, तार को लपेटा जाता है, वो एक आयरन पे ही लपेटा जाता है, जिसका कारण मैग्नेटिक डोमेन ही होता है। तो इस तरीके से हम करंट का इस्तेमाल करके मैग्नेट बना सकते हैं और इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने के बजाय जब आप चीज़ों को समझेंगे तब और अच्छे तरीके से आप इंटरेस्टेड हो पाएंगे इस सब्जेक्ट में। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जिसके लिए हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक सर्किट का नाम सुन करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसका पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों को साथ में रखकर और समझेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों एक ही जैसे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट को याद करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा था कि एक वोल्टेज होता है जो कि बैटरी के थ्रू हमको मिलता है और एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि वहाँ पर कोई बल्ब हो सकता है या कोई भी चीज़ लगी हो सकती है, और एक पूरा सर्किट बना होता है यानी कि तार के थ्रू पूरा बना होता है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जो हमारी करंट होती है वो इस पूरे सर्किट में दौड़ती है और इस सर्किट में जो वोल्टेज होता है, करंट होती है और रेजिस्टेंस होता है, इन तीनों के लिए एक रिलेशन दिया था ओम ने, जो कि होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके पिछले चैप्टर में। अब सेम इसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट भी होता है, दोनों को रिलेट करके समझिएगा। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा कि वोल्टेज होता है जिसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें एमएमएफ होता है जिसको हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। जब हम कॉइल में करंट देते हैं तो कॉइल मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ जनरेट करती है और एमएमएफ के कारण यहाँ पर फ्लक्स बनता है और फ्लक्स कॉइल के एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ होकर के जाता है, जो इसके पहले हमने डिटेल में अभी समझा था।
जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पूरे सर्किट में दौड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे सर्किट में दौड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ से फ्लक्स निकलता है और दूसरी तरफ आकर के कंप्लीट करता है। तो इसी पूरी सर्किट को हम लोग मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। इसके बाद जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में भी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ है तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ है। इसमें करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसमें रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है तो उसमें मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैकेनिकल सर्किट में एकदम सिमिलरिटी होती है और इनके फॉर्मूले में भी सिमिलरिटी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो वहीं पर मैग्नेटिक सर्किट का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू फाई इंटू आर। कुछ समय पहले सोलेनॉइड में हमने आपको इस डायग्राम को दिखाया था जिसमें कॉइल है, कॉइल में करंट दी गई है जिसके वजह से यहाँ पर फ्लक्स बनता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ घूम करके जा रहा है। तो यही हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट जब एयर में अपने पाथ को कंप्लीट करते हैं, अपने सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जिसको कम करने के लिए हम यहाँ पर एक आयरन की कोर लगा देते हैं। जैसे कि इस पहले वाले डायग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर एक आयरन की कोर लगाई गई है जिसके वजह से जो फ्लक्स है उसी पाथ को फॉलो कर रहा है और उसी के अंदर होता हुआ जा रहा है और अपने सर्किट को क्लोज कर रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो आयरन की कोर लगी है उसको बीच में कट करके दिखाया गया है और वहाँ पर एयर है और उस एयर की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। इस चीज़ को भी इसीलिए शो किया गया है ताकि आपको पता चले कि एयर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जबकि आयरन में अच्छे तरीके से फ्लक्स चल पाता है। आपने मैग्नेटिक सर्किट के बारे में समझा। अब इसके बारे में यहाँ पर दी गई चीज़ों को स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में भी थोड़ा लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझिए। यहाँ पर आप पहले डायग्राम में दो कॉइल देख पा रहे होंगे जिसमें पहली कॉइल जो बड़ी कॉइल है उसमें हमने वोल्टेज दिया है जिसकी वजह से उसमें फ्लक्स बन रहा है और वो फ्लक्स जा कर के दूसरे कॉइल को कट कर रहा है और दूसरे कॉइल को कट करने की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग एक अलग सब्जेक्ट में करते हैं जो कि आप अदर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कॉइल में आप देख सकते हैं जैसे हमने वोल्टेज दिया, एक तरफ से फ्लक्स निकला और दूसरी तरफ आकर के कंप्लीट किया। तो एक तरीके से ये पूरा सर्किट बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो आपने समझा कि मैग्नेटिक सर्किट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। एक दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें भी आपको ट्रांसफार्मर ही दिखाया गया है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अभी तक फ्लक्स ऐसे हवा में जा रहा था, हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक कोर रख दिया जिसके वजह से फ्लक्स को एक रास्ता मिल जाता है और जो फ्लक्स होता है वो इसी कोर के अंदर से होता हुआ जाता है और अपने सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके बाद अगला एग्जांपल है डीसी मोटर। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप एक एरो को ध्यान से देखिएगा जिससे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका फ्लक्स निकलता है और किधर को जाता है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनती है। तो देखिए, इसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ के कुछ फ्लक्स निकल करके इधर साउथ की तरफ जाते हैं और इसकी बॉडी से होते हुए, क्योंकि बॉडी भी किसकी बनी होती है, आयरन की या स्टील की बनी होती है जिसमें अच्छे तरीके से फ्लक्स जा सकता है, तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। तो यहाँ से फ्लक्स निकलता है और इधर की तरफ घूम करके पूरा इस तरीके से चलता है और अगर कुछ फ्लक्स इधर की तरफ आता है तो वो इस दूसरे साउथ पोल में इस तरीके से होता हुआ जाता है। तो मैग्नेटिक सर्किट के कई ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है, लेकिन हमने आपको जो दो एग्जाम्पल बताए उसके हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि मैग्नेटिक सर्किट हम किसे कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक पाथ के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है जो कि एक तरफ से निकलता है और दूसरे तरफ जाता है और पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। तो वो जाते समय जिस रास्ते को फॉलो करता है, यानी कि जिस रास्ते से वो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी रास्ते को हम लोग
लोग मैग्नेटिक पाथ कहते हैं। इस मैग्नेटिक पाथ की 3 स्पेसिफिकेशन होती है, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। एक होती है इसकी लेंथ, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने, दूसरे से लेकर यहाँ, इस कोने से लेकर यहाँ, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था, ये जो पूरी लेंथ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पाथ की लेंथ। और इसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये कोर है इसका क्रॉस सेक्शन कीजिए, जितना एरिया आता है उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कोर का मटेरियल, जिसको हम लोग परमिएबिलिटी से देखते हैं, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि जब हम आयरन कोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो फ्लक्स होता है उसके रास्ते में एयर होती है, तो वही एक तरीके की कोर का काम करती है। तो एयर की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होती है, लेकिन अगर आप अदर मटेरियल के देखेंगे, जैसे प्योर आयरन की देखेंगे, तो उनकी परमिएबिलिटी कई हजारों में होती है। अभी आगे हम लोग इस परमिएबिलिटी की डिटेल में बात करेंगे, वहाँ पर और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एमएमएफ जो होता है सेम ईएमएफ के जैसा ही होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। अब समझिए कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि एक कॉइल होती है और उस कॉइल के अंदर जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें फ्लक्स बनता है। तो फ्लक्स ऐसे ही नहीं बन जाता, फ्लक्स के लिए एक बल लगता है अंदर से, जिससे कि उस कॉइल के अंदर फ्लक्स बनता है, और वो जो बल लगता है फ्लक्स को बनाने के लिए, उसी बल को हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि एमएमएफ कहते हैं। तो एमएमएफ क्या होता है, यह एक तरीके का बल होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को उत्पन्न करने का काम करता है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए कॉइल है, इसमें हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स ऐसे तो बनेगा नहीं, वहाँ पर किसी भी तरीके का फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को, जो फ्लक्स को बनाने का काम करता है, उसी को हम लोग एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। यह एमएमएफ ही होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना देता है। अब हम अगर किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएमएफ निकालना चाहते हैं तो उसके कॉइल में जितने टर्न होंगे और जितनी उसमें करंट बह रही होगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बनता है एमएमएफ का, और एमएमएफ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू एन इंटू आई। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ निकालना हो तो उसमें जितनी कॉइल की संख्या होती है, यानी कि जितने फेरों की संख्या होती है, और उसमें जितनी करंट हम देते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका एमएमएफ हमको पता चल जाता है। और इसका मात्रक एम्पियर टर्न होता है, यहाँ पर एम्पियर करंट से आता है, और टर्न जितने कॉइल में टर्न होते हैं उससे आता है। तो हमने समझा कि अगर कॉइल में हम करंट देते हैं तो उसमें एक एमएमएफ जनरेट होता है, जिसके वजह से फ्लक्स बनता है। तो यह जो फ्लक्स बनता है इसके लिए एमएमएफ एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जब वो नॉर्मली ऐसे भी कहीं रखे होते हैं तो उनके जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं उनकी डायरेक्शन किधर भी होती है, किधर भी उनका साउथ पोल होता है, किधर भी उनका नॉर्थ पोल होता है। जैसे कि आप इस पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल कोई किधर भी डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसका जो नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो नहीं बन पाता है। लेकिन जब हम किसी भी कॉइल के अंदर एक करंट देते हैं तो वहाँ पर एमएमएफ जनरेट होता है, जिसके वजह से जो एमएमएफ होता है वो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जितने भी ये डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, ये एक लाइन में, एक सीधी लाइन में अलाइन होने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं, जिसमें एक तरफ नॉर्थ बनने लगता है और एक तरफ साउथ हो जाता है। तो सारे डोमेन्स एक तरफ से नॉर्थ हो जाते हैं और दूसरे तरफ साउथ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमको पोल देखने को मिलता है कि एक तरफ नॉर्थ बन गया और एक तरफ साउथ बन गया, और इसी वजह से फिर फ्लक्स बनता है। तो इन मैग्नेटिक डोमेन्स को एक सीधी लाइन में अलाइन करने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। एल यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक पाथ होता है, और एन आई के बारे में तो हमने आपको इसके पहले ही बताया था कि एन आई क्या होता है, एफ के इक्वल होता है, और एफ हमारा एमएमएफ होता है। इसकी एक डिफिनेशन यह भी बताई जा सकती है कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जितना एमएमएफ लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। इसका मतलब एम्पियर टर्न पर मीटर होता है।
क्योंकि इसका फॉर्मूला एमएमएफ पर लेंथ होता है। तो एमएमएफ की हमने यूनिट बताई थी एम्पियर टर्न होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो पूरा टोटल यूनिट इसकी बनती है एम्पियर टर्न पर मीटर। अब थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फोर्स और फ्लक्स डेंसिटी के रिलेशन को समझिए। इसके लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, एक ग्राफ बना हुआ है जिसके एक्स एक्सिस पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और वाई एक्सिस पे फ्लक्स की डेंसिटी है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाते हैं, जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे अपनी एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने डायरेक्शन में अलाइन होते रहते हैं वो फ्लक्स बनता रहता है। तो पहले कम फ्लक्स बनता है, फिर ज़्यादा बनता है। तो जब ज़्यादा बनता है यानी कि ज़्यादा डेंसिटी होती है फ्लक्स की। तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम बढ़ाते जाते हैं बहुत ही तेज़ी से जो फ्लक्स की डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। लेकिन हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाते हैं और डेंसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद हम कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे लेकिन फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ती है। उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पर आकर के रुक गया है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाने पर भी आपकी जो डेंसिटी है वो नहीं बढ़ती है, उतनी ही डेंसिटी रहती है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक रिलक्टेंस। अभी तक आपने जो मैग्नेटिक सर्किट देखा था उसमें हमने आपको बताया था कि एक मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक रिलक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। वही सेम चीज़ है, बस इसका यहाँ पर नाम बदल गया है। तो इसका नाम आप हमेशा मैग्नेटिक रिलक्टेंस याद रखेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या होता है। जैसा कि हमने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जो कि करंट का विरोध करता था, करंट को रोकता था, अपोज करता था। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट होती है उसके अंदर फ्लक्स जाता है। तो जो फ्लक्स को रोकता है, फ्लक्स को धीमा करता है, उसका अपोजिशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस कहते हैं। अब देखिए, जैसे किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स निकल करके जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक रिलक्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा। तो वो कुछ बातों पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है तो एक पाथ को फॉलो करता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक पाथ कहते हैं। अब यह पाथ जितना लंबा होगा रिलक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब यह जो रिलक्टेंस होता है कोर के क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो रिलक्टेंस कम होगा, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर तार का क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेम उसी तरीके से यह भी है। अब तीसरी चीज़ यह है कि जो रिलक्टेंस होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल की परमियाबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इन तीनों बातों को मिला करके रिलक्टेंस का फॉर्मूला बनता है कि S इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू म्यू। तो रिलक्टेंस हमारे सर्किट के लिए हानिकारक होता है, जो कि फ्लक्स को रोकने का काम करता है। तो इसको हमेशा हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको कम करने के कुछ तरीके हैं, इसके फॉर्मूले से ही हमको पता चल रहा है। तो इसका फार्मूला देखिए, इसमें फार्मूले में लेंथ है और उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और मटेरियल है। तो इन्हीं तीन चीज़ को कंट्रोल करके हम इसके रिलक्टेंस को कम कर सकते हैं। अगर हम इसका जो पाथ है, मैग्नेटिक पाथ है, उसको कम से कम रखें तो जो इसमें रिलक्टेंस होगा वो कम होगा। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो भी इसका रिलक्टेंस कम होगा। और इसमें हम इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करें जो कि फ्लक्स को कम से कम रोके और रिलक्टेंस ना हो। इसीलिए कोर को बनाने में जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से रिलक्टेंस कम हो जाए। जैसे कि स्टील का बनाते हैं या फिर सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, तो इन सब की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से रिलक्टेंस इसमें कम से कम होता है। जिस तरीके से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है, सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक रिलक्टेंस में भी रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जगह मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी कि S हो जाता है, और वोल्टेज की जगह MMF हो जाता है, और करंट की जगह फ्लक्स हो जाता है। तो यहाँ पर रिलेशन बनता है कि S इज इक्वल टू MMF अपॉन फाई, और इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक रिलक्टेंस की यूनिट भी बनाई जाती है, जो कि होती है एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसकी अभी बात हम लोग आगे डिटेल में करेंगे।
तो देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में 3 चीज़ें होती हैं जिसको आपको पहले ध्यान रखना है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 3 तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसको हम लोग केवल म्यू से डिनोट करते हैं, और एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं, और एक होती है परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हमारा आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो इनकी वह क्षमता होती है जिसके द्वारा उनके अंदर फ्लक्स बन सकता है। मतलब किसके अंदर कितना ज़्यादा जो फ्लक्स है वो सेटअप हो सकता है, कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर से फ्लक्स हो करके जा सकता है। जितना ज़्यादा हो करके उस मटेरियल के अंदर से जाएगा उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी उतना ज़्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कॉइल किया गया है और यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस मटेरियल का हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लेते हैं और 3 एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं, ये हमने छोटा सा पार्ट लिया मटेरियल का और इसमें देखिए फ्लक्स लाइंस आ रही हैं। अब ये कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है, ये जो हमारा रेड कलर का है ये एक मटेरियल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम साइड में रख लेते हैं ताकि आपको साफ साफ फ्लक्स लाइंस दिखें। तो यहाँ पर हमने रखा, फ्लक्स लाइन उधर से आ रही थी और कुछ लाइन इसके अंदर से होकर के देखिए जा रही हैं और कुछ लाइन इसके बाहर से होती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो भी मटेरियल होगा इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब दूसरा मटेरियल रखते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का। तो अब इसको भी थोड़ा साइड में लाते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि हम उस मटेरियल के पार्ट को काट करके यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, बस समझने के लिए साइड में रख रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी फ्लक्स लाइंस आ रही हैं लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेट होकर के उसी के अंदर से होती हुई जाने की कोशिश कर रही हैं। तो इसकी जो परमिएबिलिटी होगी वो और ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तीसरा मटेरियल लेते हैं, देखिए ये यहाँ पर, इसको भी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इसके अंदर से होकर के जा रहे हैं, कुछ ही फ्लक्स हैं जो बाहर से होते हुए जा रहे हैं। तो बहुत कंसंट्रेटेड है यहाँ पर, उसी में से हो करके जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, इन सब की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे होता क्या है कि वो जो फ्लक्स होता है उसी के अंदर से होता हुआ जाता है। तो बाहर से जब कोई फ्लक्स जाता है तो वो एक तरीके से ख़राब ही हो जाता है। ठीक है, उसको लीक बोला जाता है, कोई लीक हो गया। ठीक है, जैसे पानी बह जाता है ना, तो उसी तरीके से लीक हो जाता है वो भी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो उसी पाथ को जिसमें हमने बनाया है कि इसी रास्ते से होता हुआ जाए, उसी को फॉलो करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाला मटेरियल रखते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। और यहाँ पर जो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हमने आपको बताया, मटेरियल की परमिएबिलिटी बताया और एयर की। तो इसमें एक रिलेशन भी होता है। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख सकते हैं। रिलेशन क्या होता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू होता है जो आपकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और स्लैश यानी कि अपॉन आपकी एयर की परमिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें सभी की परमिएबिलिटी बताई गई है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में इन चीज़ों को लिख लीजिए और इसको ध्यान रखिए। इस चैप्टर में और सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इस पूरी वीडियो में इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को एक सेकंड पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए भी वीडियो बहुत लंबी हो रही है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में। अगर ये पहला पार्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, जूनियर सबको भेजिएगा ताकि अच्छे तरीके से वो लोग भी पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।